आज का हमारा विषय है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। कोरोना का पीरियड है, कोरोना का ख्याल रखना और मास्क जरूर यूज करना। हम लॉकडाउन 4 के अंदर एंटर हो रहे हैं। तो जैसा मैंने बताया, आज का हमारा विषय है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड मीन्स रूमेटिज्म। रूमेटिज्म मतलब मस्कुलो स्केलेटल, मतलब मसल और बोन से रिलेटेड। और आर्थराइटिस जैसा आपको मालूम ही है, आर्थ मतलब जॉइंट एंड आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है बेसिकली एक ऑटो इम्यून डिजीज है और कुछ जेनेटिक इन्फ्लुएंस के अंदर जब एनवायरमेंटल फैक्टर्स इसके साथ में मिलते हैं, जैसे कोई इन्फेक्शन या फिर स्मोकिंग, प्रेगनेंसी या किसी भी प्रकार का पेट का इन्फेक्शन, तो इन चीज़ों के साथ में कुछ बॉडी के प्रोटीन्स के अंदर चेंजेस आते हैं और वो प्रोटीन के चेंजेस को जो हमारा डिफेंस सिस्टम है वो कंफ्यूज हो करके एक एंटीजन के रूप में उसको आइडेंटिफाई करने लगता है। तो जब वो उसको एज ए एंटीजन आइडेंटिफाई करेगा तो समस्या क्या आएगी, उसके अगेंस्ट में वो एक एंटीबॉडी बना देगा और ये एंटीबॉडी उस एंटीजन जो बेसिकली बॉडी का ही एक नॉर्मल प्रोटीन है, कंफ्यूज होकर के जो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन गया है उस पर अटैक करेगा और ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स ब्लड सर्कुलेशन से घूमता हुआ जॉइंट्स के अंदर चला जाता है और जॉइंट्स में जाने के बाद में फिर डिफरेंट टाइप के इन्फ्लामेशंस पैदा करता है। और ये बॉडी के ऐसा नहीं कि एक या दो जॉइंट्स में जाता है, ये किसी भी जॉइंट में जा सकता है और ख़ास तौर से जो पैटर्न इसके अंदर आता है, हाथ के छोटे जॉइंट से अक्सर इसकी शुरुआत होती है और सिमेट्रिकल पिक्चर आएगा, मतलब मिरर इमेज दिखेगी। अगर एक हाथ में तकलीफ है तो दूसरे हाथ में भी आएगी, एक रिस्ट में है तो दूसरे रिस्ट में भी आएगी। तो दोनों रिस्ट अफेक्ट हो जाएंगे या दोनों हाथ के छोटे जॉइंट अफेक्ट हो जाएंगे। फिर ये एल्बो में भी आ सकता है, शोल्डर्स में, नी में, एंकल में, बॉडी के तमाम जोड़ों के अंदर ग्रेजुअली ये एक्सटेंड हो सकता है। और इसकी जो एज है वो मोस्टली 20 साल से 40 साल की एज पर ये मोस्टली देखा गया है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी के एज ग्रुप के अंदर ये हो नहीं सकता। ये 20 साल के पहले भी हो सकता है और 40 साल के बाद भी हो सकता है। और इसमें मेल फीमेल रेशियो अगर देखा जाए तो फीमेल्स ज़्यादा कॉमनली अफेक्ट होती है। अब इसके अंदर जॉइंट्स अफेक्ट होने लगते हैं बॉडी के डिफरेंट और ख़ास तौर से उंगलियों में, हाथ की और पैर की उंगलियों में कुछ सालों के बाद में टेढ़ापन आने लगता है। होता क्या है जॉइंट में, पहले इन्फ्लामेशन होगा, फाइब्रोसिस होगी, ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन होगा, फिर उसके बाद में कार्टिलेज अफेक्ट होगी, क्योंकि इन्फ्लामेशन के अंदर कई सारे एंजाइम्स बनते हैं या हम बोले साइटोकाइंस बनते हैं। ये साइटोकाइंस जो हैं वो कार्टिलेज के ऊपर अटैक करके उसको डैमेज कर देते हैं और वही इरोड करते करते बोन तक ये चला जाता है और जॉइंट ग्रेजुअली पहले सबलक्सेट होते हैं, फिर पूरी तरह डिस्लोकेट और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। हाथों के अंदर डिफॉर्मिटी, पैर की उंगलियों में डिफॉर्मिटी आ जाती है, ऐसे टेढ़ापन आपने कई बार देखा होगा, इस तरह से उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं या फिर इस तरह की डिफॉर्मिटी या इस तरह स्वान नेक डिफॉर्मिटी, अलग अलग तरह की डिफॉर्मिटियां आ जाती हैं। और दुख की बात, तकलीफ की बात यह है कि ये बीमारी खाली जोड़ों तक ही सीमित नहीं रहती, ये जोड़ों के बाहर भी निकलती है। पर जोड़ों के बाहर की जो आर्थराइटिस है उसके बारे में हम बात करें उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एलोपैथ के हिसाब से ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है जो किसी जेनेटिक इन्फ्लुएंस के अंदर होती है और इसमें इन्फ्लामेशन होता है जॉइंट्स के अंदर और बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में जो अफेक्ट होते हैं। पर आयुर्वेदा के हिसाब से ये बेसिकली अपच के कारण, मतलब डाइजेशन सिस्टम का प्रॉब्लम है। अगर अग्नि कमजोर होती है, फूड प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता, तो उसके कारण ये समस्या होती है, मतलब वात पित्त के कारण ये परेशानी होती है। और इसमें क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड, कुछ एक टॉक्सिन्स ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जॉइंट्स में जाते हैं और वहां पर ये तरह तरह के विकार, इन्फ्लामेशन पैदा करते हैं। तो दोनों ही स्थिति में अल्टीमेटली जॉइंट के अंदर इन्फ्लामेटरी प्रोसेस शुरू होती है। जो मेन कल्प्रिट है कार्टिलेज को खराब करने के लिए
और बोन तक इरोड करने के लिए और जॉइंट को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करने के लिए। अब ये जो साइटोकाइंस बनते हैं जॉइंट्स के अंदर, ये निकल के बाहर ब्लड फ्लो में भी आ जाते हैं और ब्लड फ्लो के थ्रू ये ब्रेन तक जाते हैं। ब्रेन में जाने के बाद में वहाँ की एक्टिविटीज को इस तरह डिस्टर्ब करते हैं कि पेशेंट को फीवर आने लगता है, वीकनेस फील होने लगती है और खाने का मन नहीं रह जाता, मतलब एनोरेक्सिया हो जाता है। तो ये सारी समस्याएं पेशेंट को आती हैं और यही साइटोकाइंस लिवर में जाकर के सीआरपी का लेवल बढ़ाते हैं, जिसके कारण हम जब ब्लड टेस्ट करते हैं तो ब्लड में सीआरपी लेवल बढ़ा हुआ आता है। बोन्स के अंदर इन्फ्लामेशन करते हैं, वहाँ से डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ जाता है। फिर यही आपके स्किन पर भी असर डालता है। स्किन के अंदर ये इस प्रकार असर डालता है कि स्किन के नीचे नोड्यूल्स बन जाते हैं। तो पेशेंट कंप्लेंट करता है कि उसके स्किन के नीचे नोड्यूल्स बन गए हैं। ये मसल तक जाते हैं और मसल के अंदर प्रोटीन्स को डैमेज करते हैं, मसल्स की वेस्टिंग हो जाती है, मसल्स और पेशेंट को काफ़ी वीकनेस फील होने लगती है। फिर ये लिवर में जाते हैं और ऐसे चेंजेस करते हैं कि इंटेस्टाइन से आयरन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, जिससे पेशेंट्स को एनीमिया की शिकायत रहने लगती है। फिर ये लंग्स के अंदर जा सकते हैं, लंग्स में फाइब्रोसिस कर सकते हैं। फाइब्रोसिस के कारण पेशेंट की ब्रीदिंग कैपेसिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। पेशेंट जरा सा चलता है तो उसको थकान महसूस होने लगती है। तो इसके लिए मैं अक्सर क्या बोलता हूँ कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस प्रॉपर पेशेंट को करना चाहिए। मैं उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट भी अभी आगे आपको बताऊंगा। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस प्रॉपर करना चाहिए जिससे चेस्ट की कैपेसिटी मेंटेन रहे। साथ में प्लूरल इफ्यूजन, उसके चारों तरफ पानी इकट्ठा होने की भी समस्या आ जाती है, जिसको इफ्यूजन, प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं। बॉडी के ब्लड वेसल्स पर ये असर डालती हैं, जिससे ब्लड वेसल्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है। फिर वहाँ कोलेस्ट्रॉल जमा होकर के नसें पतली हो जाती हैं, जो कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस को जन्म दे सकती हैं। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस इसके अंदर हो सकते हैं। इसके लिए पेशेंट को काफ़ी प्रिकॉशन लेना चाहिए, समय से डायग्नोसिस करना चाहिए। अब जैसा मैंने बताया, समय से डायग्नोसिस करना चाहिए। तो डायग्नोसिस के लिए बेसिकली किस तरह से किया जाता है, क्या टूल है? तो जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो एक तो आपके जो क्लिनिकल जो साइन सिम्टम है वो सुनेंगे। उसके बाद में आपके कुछ एक ब्लड टेस्ट होंगे। ब्लड टेस्ट में क्या होगा, ईएसआर बढ़ा हुआ होगा, सीआरपी बढ़ा हुआ होगा, और जो मैंने बताए थे एंटीबॉडीज बनते हैं इसके अंदर, बॉडी के अंदर, वो एंटीबॉडीज कौन से, आरए फैक्टर और एंटी-सीसीपी, ये दो एंटीबॉडीज बनते हैं। ये पाए जा सकते हैं ब्लड टेस्ट में। अगर ये नहीं पाए जाते हैं तो बोलते हैं सीरो नेगेटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऑन द बेसिस ऑफ साइन एंड सिम्टम एंड ईएसआर सीआरपी। और अगर ये दोनों पाए जाते हैं तो बोलते हैं सीरो पॉजिटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, तो ये इन टेस्ट से इसका कंफर्मेशन होता है। कुछ समय के बाद में जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लामेशन, जॉइंट्स का डिसलोकेशन, सबलक्सेशन या डिस्ट्रक्शन, ये सारा जोड़ों के अंदर भी एक्सरे के अंदर देखा जा सकता है। अब सवाल ये आता है, ये बीमारी इतनी भयानक है तो इसका इलाज क्या? इसमें सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि मरीज लग के एक ही थेरेपी में प्रॉपर इलाज नहीं करता। एक तो यहाँ काउंसलिंग पेशेंट की बहुत जरूरी है कि अगर आरए फैक्टर पॉजिटिव है, एंटी-सीसीपी पॉजिटिव है, आपकी इस्टेब्लिश बीमारी डायग्नोसिस में हो चुकी है कि आपको आरए है, तो पेशेंट को सीरियसली इसका इलाज थ्रू आउट लाइफ करना होगा। पेशेंट इस तलाश में निकल पड़ता है कि उसको कोई मसीहा मिलेगा और वो इसको जड़ से उखाड़ करके फेंक देगा। तो इसमें मरीजों के कई बार जो ट्रीटमेंट है वो हिल जाते हैं। जैसे एलोपैथिशियन के पास गए, वो बोलता है आपको ये लंबे समय तक, लाइफ टाइम तक दवाई लेनी पड़ेगी। तो कोई आयुर्वेदा वाला या कोई होम्योपैथ वाला उनको बोल देगा कि मैं इसके जड़ पे काम करूंगा और जड़ से उखाड़ के फेंक दूंगा और आपकी साल भर में पूरी जड़ से निकल जाएगी। तो फिर वो उस तरफ मुड़ जाते हैं। फिर जब देखते हैं साल, 2 साल, 3 साल में कुछ ऐसा हुआ नहीं, तो फिर वो बोल देते हैं कि भाई आपका नसीब ही खराब था, तो मैं क्या करूं। फिर वो लौट के पुरानी थेरेपी की तरफ या फिर एलोपैथ की तरफ आने लगते हैं। तो इस चीज में क्या होता है, उनकी बीमारी पूरी इम्बैलेंस और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। कई पेशेंट बेड रिडन तक हो जाते हैं।
जॉइंट्स डिसलोकेट सबलक्सेट हो जाते हैं, जॉइंट्स खराब हो जाते हैं, कार्टिलेज पूरी तरह डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। तो वो करने के बजाय जो इलाज करें लग के करें। और मेरा मानना है इसका इलाज 5 स्टेप में होना चाहिए। पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप जिसमें कई लोग डिसएग्री भी करेंगे, वो है अपनी डाइट का ख्याल रखें। देखिए, जैसे एलोपैथिशियंस बोलते हैं कि इट इज नॉट रिलेटेड टू डाइट एट ऑल, दिस इज ए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो बात उनकी ठीक है उनकी जगह पे, परंतु डाइट एज सच एंटी इन्फ्लामेटरी और प्रो इन्फ्लामेटरी होती है। मतलब डाइट एज सच कैसी होती है, जो आपके बॉडी में सूजन ला सकती है, सूजन को हटा सकती है। और इसकी टेक्निकलिटीज में हमारे एलोपैथिशियन जाएंगे तो वो भी इस बात को मानेंगे। क्यों? क्योंकि एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट जो फ्रूट बेस्ड या फिर सैलेड, वेजिटेबल बेस्ड जो डाइट है, उसमें एम्पल मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल होते हैं, उसके बाद में माइक्रो मिनरल्स होते हैं। हाँ, तो ये सारे फ्लेवेनॉइड्स हैं। हाँ, तो ये सब होने के कारण वो बॉडी के इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने में मदद करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो प्रो इन्फ्लामेटरी डाइट होती है, उसके अंदर अरेकिडोनिक एसिड जो मेन रोल प्ले करता है, ये बेसिकली प्रिकर्सर है प्रोस्टाग्लैंडिन्स का। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स करते क्या है, बॉडी में स्वेलिंग और दर्द के लिए जिम्मेदार है। तो ये बॉडी के अंदर भी अरेकिडोनिक एसिड बनता है। ये कहां से बनता है? सेल वॉल के डैमेज होने पर, सेल के वॉल से। तो जब वो अरेकिडोनिक एसिड बनता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है कॉक्स की प्रेजेंस में प्रोस्टाग्लैंडिन्स में। तो यहां पर ये जो अरेकिडोनिक का कन्वर्जन है प्रोस्टाग्लैंडिन्स में, इसको ये पर्टिकुलर डाइट्स रोकने का काम करती हैं, जैसे जिंजर या फिर आपका ये हल्दी, टर्मरिक। तो इस तरह के कई हर्ब्स हैं जो ये इस स्पेसिफिक पॉइंट पे काम करते हैं और प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बनने को रोकते हैं। तो वो एकदम एनाल्जेसिक के जैसा काम करते हैं। आज जो दर्द की, सूजन की हम दवाई देते हैं, वो क्या करती है? वो इसी जंक्शन पे काम करती है। और अगर हम डाइट के अंदर अरेकिडोनिक एसिड ज्यादा मात्रा में ले लेंगे तो वो एक प्रिकर्सर है, मतलब आप आग को सूखी लकड़ी प्रदान कर रहे हैं। तो अगर हम प्रो इन्फ्लामेटरी डाइट लेते हैं जिसमें अरेकिडोनिक एसिड का परसेंटेज ज्यादा है, तो ये मरीज को सीधा नुकसान पहुंचाएगा। तो जैसे अरेकिडोनिक एसिड हो गया, या फिर लैप्टिन्स हैं, तो ये सारी चीजें, या फिर ट्रांस फैटी एसिड हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, तो ये सारे बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, सूजन बढ़ाते हैं। फिर स्टार्ची आइटम्स जो बॉडी के अंदर ब्लड शुगर को एलिविएट करते हैं, साथ में इंसुलिन के लेवल को बढ़ाते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाते हैं, फ्री रेडिकल्स बढ़ाते हैं और स्वेलिंग को बढ़ा देते हैं। तो स्टार्ची फूड से बचना चाहिए। तो इसको अगर टेक्निकली स्टडी किया जाए तो ये सारे केमिकल्स जो हैं, जो हमको डाइट से मिलते हैं, ये कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन को बढ़ाने और घटाने का काम करते हैं। तो इससे हमारी जो मेडिसिन की पोटेंसी है, मेडिसिन की जो एफिकेसी है, वो अफेक्ट होती है। आपने एक तरफ एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट लिया, दूसरी तरफ आपके बॉडी में बीमारी इन्फ्लामेशन कर रही है, तो ये दोनों न्यूट्रलाइज होंगे। एक तरफ आपने प्रो इन्फ्लामेटरी डाइट लिया, दूसरी तरफ बॉडी और इन्फ्लामेशन कर रही है, तो प्रो इन्फ्लामेटरी डाइट का इन्फ्लामेशन, इनलेस का इन्फ्लामेशन, ये दोनों मिलकर के इन्फ्लामेशन पीक पर जाएगा। और क्या होगा? आपके दवाइयों का असर जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो आपकी दवाइयों की एफिकेसी खत्म हो जाएगी। इसके लिए डाइट प्रॉपर लेना बहुत जरूरी है। नीचे दिए हुए बटन पे आप प्रेस करके मेरे असिस्टेंट से प्रॉपर डाइट इस बारे में मंगा सकते हैं। और मेरे 4 वीडियो हैं आर्थराइटिस में डाइट को किस तरह से लिया जाए, क्या लिया जाए, उसके लिए वो वीडियोस आप मंगा करके देखें। पूरी क्लैरिटी आपको इसके ऊपर आ जाएगी। इसके बाद में दूसरा पॉइंट आता है एक्सरसाइजेस का। तो हमें एक्सरसाइजेस 2 कारण से करना चाहिए, या मैं बोलूं एक एक जॉइंट का मूवमेंट, या फिर योगा। रूमेटॉइड में मैं प्रिफर करूंगा कि पेशेंट योगा करे। क्यों योगा करे? क्योंकि उसमें जॉइंट्स के मूवमेंट के साथ में लंग्स के ब्रीद इन ब्रीद आउट, वो सारी एक्सरसाइजेस भी होती हैं। तो जॉइंट्स के मूवमेंट के साथ में हाथ, पैर, चेस्ट, इन सब के स्पाइन, इन सब के साथ में अगर वो योगा करते हैं तो ब्रीदिंग, चेस्ट की कैपेसिटी मेंटेन होती है
और इसके लिए आप इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट ये आप मंगा सकते हैं। इससे आपकी चेस्ट की कैपेसिटी रेस्पायरोमीटर से आपकी बिल्ट होती है। ये रूमेटॉइड के पेशेंट्स को काफ़ी लाभदायक रहता है लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, जिससे चलते समय आपको थकान नहीं आएगी, क्योंकि ये बीमारी आपके चेस्ट के अंदर फाइब्रोसिस करती है और आपके लंग्स को खराब कर देती है, कैपेसिटी घटा देती है, लंग्स में पानी भर जाता है। तो इसको इन एक्सरसाइजेस से रोका जा सकता है। और एक्सरसाइज के जो दो मेन पर्पज है क्या है, एक तो जॉइंट के मूवमेंट मेंटेन रहे, मूवमेंट पेटेंसी ऑफ द जॉइंट, और दूसरा जो उसके सराउंडिंग मसल्स लिगामेंट टेंडन है उसकी स्ट्रेंथ मेंटेन रहे। तो उससे क्या होगा, आपके जॉइंट्स सबलक्सेट नहीं होंगे, डिसलोकेट नहीं होंगे, डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। तो उससे आपके जॉइंट्स की इंटीग्रिटी मेंटेन रहेगी। तो ये दो काम करें, पहला कौन सा, डाइट, दूसरा एक्सरसाइज या योगा। उसके बाद में तीसरे नंबर पे कुछ एक सप्लीमेंट लें। ये सप्लीमेंट खास तौर से मिसिंग होते हैं मोस्ट ऑफ द एलोपैथिशियन और रूमेटोलॉजिस्ट के साथ में। क्यों होते हैं, क्योंकि कैरिकुलम में लिखा नहीं। देखिए, जॉइंट के अंदर इन्फ्लामेशन हुआ, ये इन्फ्लामेशन में साइटोकाइंस निकले, ये साइटोकाइंस निकलते के साथ में बाजू में जो कार्टिलेज पड़ी है उसको डैमेज करते हैं। और जब कार्टिलेज को डैमेज करेंगे तो क्या होगा, पहले कार्टिलेज इरोड होगी, जॉइंट सबलक्सेट होगा, साथ में कार्टिलेज के नीचे बोन है, बोन इरोड होगी, पूरा जॉइंट खराब हो जाएगा। तो बेसिकली ये कैसा हो जाता है, अगर आप कार्टिलेज को सेव करने के लिए कोई भी मेडिकेशन नहीं दे रहे हैं, जैसा अक्सर रूमेटॉइड के ट्रीटमेंट में देखा गया है, चाहे वो ट्रीटमेंट एलोपैथिशियन करें चाहे आयुर्वेद वाले करें, सबके साथ में मैंने यही देखा है कि वो लोग कार्टिलेज को साइटोकाइंस के अफेक्ट के लिए खुला छोड़ देते हैं। वो काम करते हैं इन्फ्लामेशन कम करने पे, वो काम करते हैं ये इम्यूनिटी के ऊपर। वो इस तरह के मेडिकेशन डीमार्ट्स वगैरह दिए जाते हैं जिससे बॉडी की इम्यूनिटी थोड़ी वीक हो जाए और जो एंटीबॉडीज बने वो इतने वीक बने कि पेशेंट को तकलीफ ना हो और इन्फ्लामेशन रिड्यूस हो। साथ में एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन देते हैं, दर्द की और सूजन निवारक गोलियां, हाँ, फिर स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं। तो इन सब से इन्फ्लामेशन तो कंट्रोल किया जाता है, पर जो कार्टिलेज पर जो एंजाइम्स का, साइटोकाइंस का असर है, उसे कैसे आप रोकेंगे। तो उसके लिए मेरा सजेशन है कि जॉइंट फ्रेश या जॉइंट फ्रेश जैसा प्रोडक्ट हर आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट को थ्रू आउट लेना चाहिए। इससे आपके कार्टिलेज की हेल्थ मेंटेन रहेगी। और ये बेसिकली सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट का रिसर्च प्रोडक्ट है। उन्होंने देसी पालक से 5 साल के अथक प्रयास से एक इंग्रेडिएंट, एक्टिव इंग्रेडिएंट मॉलिक्यूल निकाला, टेरोस्पर्मिन सी, जो यूएस के अंदर पेटेंट हो चुका है। इंडिया में पेटेंट का प्रोसेस अवेटेड है बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। पॉसिबल है कि लॉकडाउन खुलने के साथ में ये मिल भी जाए। तो ये इंग्रेडिएंट उसमें डाला गया है। साथ में कई और इंग्रेडिएंट है, इंक्लूडिंग कर्क्यूमिन, रोजहिप, ग्लूकोजामिन और साथ में कोलेजन, जो जॉइंट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। तो वो साथ में लेना चाहिए। अदरवाइज ये कैसा हो जाता है, आप फुटबॉल खेलने के लिए गए और आपके गोल पोस्ट के आप आगे गोलकीपर गायब है, या आप क्रिकेट खेलने के लिए गए और आपका विकेट कीपर ही गायब है। तो ये इस तरह की स्थिति खड़ी रहती है। फिर जब 2, 5, 10 साल के रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जब कार्टिलेजेस पूरी खत्म हो जाती हैं तो डॉक्टर बोल देते हैं, अरे रे 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 रे, हम क्या करें, वो तो आपके घुटने की पूरी कार्टिलेज खत्म हो गई, अब तो आप इसका सर्जरी करा लो। तो ये समस्याएं आ जाती हैं। परंतु अगर पूछेंगे कि भाई सर्जरी करा लो, ठीक है, पर उसको रोकने के लिए हमने क्या किया, इट इज टोटली मिसिंग। चाहे एलोपैथिशियन हो चाहे रूमेटोलॉजिस्ट हो। क्यों होता है, क्योंकि कैरिकुलम किताब में नहीं लिखा। तो इस चीज को हम मिस कभी ना करें। इसके बाद में सेकंड, अगर आप 4 स्टेप टोटल जैसा प्रोडक्ट लेते हैं, वो नेचुरल हर्बल एंटी इंफ्लामेटरी एनाल्जेसिक है, जो आपके बॉडी में वो साइड इफेक्ट्स पैदा नहीं करेगा जो NSAIDs, दर्द निवारक गोलियां करती हैं। तो वो आपको कंपैरेटिवली सेफ पड़ता है। हमारे जो इंस्टीट्यूट के जो कलीग्स हैं, जो फाइटो के अंदर डील करते हैं या फिर जो आयुर्वेदा में डील करते हैं, वो अक्सर मैंने उनको देखा है एडवाइस करते हुए। और उसके साथ में वो लोग 4 स्टेप भी एडवाइस करते हैं, जो बेसिकली डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, डेफेकेशन को इम्प्रूव करता है, जिससे टॉक्सिन्स इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब ना हो। अब ये तीनों स्टेप के बाद में
हमें ज़रूरत पड़ती है कुछ मेडिकेशन की, जैसे डीमार्ट्स हैं, उनमें आता है सास, सल्फासेलाजीन या फिर लेफ्लुनामाइड, HCQS, हाइड्रोक्सीक्विनोलिन और मिथोट्रेक्सेट, ये दिए जाते हैं। साथ में दर्द निवारक या सूजन कम करने वाली गोलियां, पर अगर आप 4 स्टेप टोटल ले लेते हैं तो पॉसिबल है कि उसकी ज़रूरत ही ना पड़े। उसके बाद में अगर इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा है, पेशेंट बेड पे है, तो उनको स्टीरॉयड भी देना पड़ जाते हैं। और कई एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर हमको बायोलॉजिक्स देने पड़ते हैं। जैसा मैंने आपको बोला था ना, साइटोकाइंस निकलते हैं। साइटोकाइंस क्या है? इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 17, ये सारे इंटरल्यूकिन, साथ में TNF अल्फा, इनको रोकने के लिए जो कार्टिलेज को भी खराब कर रहे हैं, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस से जो ये निकले हैं इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स, तो ये इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स को चेक करने के लिए बायोलॉजिक्स दिए जाते हैं। जो पेशेंट्स अपनी इलनेसेस का प्रॉपर ख्याल नहीं रखते, जिनको ये लगता है मैं जब तक दवाई लेता हूँ ठीक रहता हूँ, दवाई छोड़ता हूँ मेरा दर्द बढ़ जाता है, तो जो लोग इस चीज़ से कंटाल करके दवाई छोड़ देते हैं, उनको फिर इस तरह की तकलीफ का सामना करना पड़ जाता है। कई लोगों के फिर जब जॉइंट डिसलोकेट हो जाते हैं तो सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। पर अगर आप डे 1 से इन चारों स्टेप का ख्याल रखेंगे तो आपको सर्जरी तक जाने की होपफुली नौबत नहीं आएगी। और इन सब के साथ में हम हर 3 महीने या 6 महीने पे ब्लड टेस्ट करें, जिससे मालूम पड़े कि हमारे लिवर किडनी के ऊपर कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहे, स्पेसिफिकली अगर हम इसके अंदर एलोपैथिक मेडिसिन का सपोर्ट ले रहे हैं तो। अगर नहीं ले रहे हैं तो पॉसिबल है कि हमको ये टेस्ट रेगुलर ना कराने पड़े, पर फिर भी मेरा कहना है कि सेफ साइड में भले आप जॉइंट फ्रेश, 4 स्टेप आर, 4 स्टेप टोटल, ये भी अगर ले रहे हैं तो भी सेफ साइड में 6 महीना साल भर में एक बार ब्लड टेस्ट कराएं। कुछ नहीं तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि आपका ESR CRP कितना है, तो पता पड़ेगा आपकी इलनेस जो है किस स्टेज में बढ़ रही है, घट रही है, सीवियरिटी क्या है, तो ये टेस्ट होना जरूरी है। साथ में क्रेटिनिन और SGOT, SGPT लिवर और किडनी फंक्शन के लिए, और विटामिन प्रोफाइल जरूर कराएं। B कॉम्प्लेक्सेस और विटामिन D का भरपूर मात्रा में होना जरूरी है फॉर द जनरल हेल्थ एंड इम्यून सिस्टम। विटामिन D कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए भी चाहिए, इम्यून सिस्टम के लिए चाहिए, मसल्स के फंक्शंस के लिए चाहिए, तो कई चीज़ों में इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है और कैल्शियम मसल्स के फंक्शन के लिए ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें करें। फिर भी अगर आपको कुछ क्वेरीज रह जाती है, नीचे दिए हुए बटन पे प्रेस करें, मैं और मेरी टीम डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी। हमारे यहाँ पर आयुर्वेदाचार्य भी हैं, वो भी आपकी मदद करेंगे, मैं भी आपकी मदद करूँगा, और मेरे जो असिस्टेंट हैं, एक्सपर्ट डाइटिशियंस हैं, उनकी भी टीम है, वो भी आपकी मदद करेगी, और मेरे जो असिस्टेंट्स हैं वो आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड टेक केयर इन द लॉकडाउन स्पेसिफिकली। और मास्क जो है लगा के कहीं भी आप लोग बाहर निकलें, मास्क लगाए बगैर आप लोग बाहर ना निकलें, ये मेरा आपसे आग्रह है। क्योंकि अब ये जो लॉकडाउन के जो पीरियड हुआ, इसके अंदर हम लोग पूरी तरह कोरोना को कंट्रोल कर नहीं पाए हैं। ये जिन्न बॉटल फोड़ के बाहर निकल चुका है। आज 80,000 के आसपास पेशेंट्स हैं हमारे कम्युनिटी में। तो स्टेज 4 के अंदर लॉकडाउन की अब रिलैक्सेशंस दिए जाएंगे। रिलैक्सेशंस का आप लोग फायदा उठाएं अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए। इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेंगी, पर मास्क और अपनी इम्यूनिटी का विशेष ख्याल रखें। अच्छा, ये जो आप 4 स्टेप लेते हैं ना, इसके अंदर अश्वगंधा भी है, ये आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। और जो जॉइंट फ्रेश मैंने आपको बोला था, इसके अंदर करक्यूमिन है, पालक है, ये आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है। आप अगर ये ले रहे हैं तो ये आपकी इम्यूनिटी को अच्छे से मैनेज करेंगे। और जो कैल्शियम में आप हमारे यहाँ का OPD लेते हैं, OPD के अंदर सारे विटामिन और मिनरल हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बहुत इंप्रूव करते हैं। तो वो आप अगर साथ में लेते हैं तो इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। और अगर कभी खुदा ना खास्ता कोरोना से एनकाउंटर हो गया तो आपको सेव करने के अंदर ये चीज़ें काफ़ी काम आएंगी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।